हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 15 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला टॉपिक रहेगा सफर के बारे में बताऊंगा और इसके साथ हम लोग करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है जो ये बताती है कि आने वाले समय में मुंबई की एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बेस एडिटिंग और जीन एडिटिंग भी आप इसको बोल सकते हो, और इसका यूज करके जो है कैंसर को क्योर किया जा सकता है। तो जो लोग फोर्थ स्टेज में होते हैं उनके भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक ज्योग्राफी से टॉपिक आता है उरुधो, ये है क्या? और केरला की गवर्नमेंट ने इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर की डिमांड की है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने चाइना और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात किया था, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा अक्टूबर के महीने में इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ है, क्यों हुआ है वो हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा सेंसस जो इंडिया में किए गए हैं अभी तक, उन सेंसस से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे डाले गए हैं। तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और टॉपिक से पहले थोड़ा आपको बताता चलूं, हम रोज आपको बताता हूँ वैसे तो मैं, कि जनवरी से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में तो आप हमारी वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। तो पहला टॉपिक यहाँ पे आता है सेंटर टू टेक मेजर्स टू फर्दर हेल्प स्लो इन्फ्लेशन, से सीतारमन। तो भैया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इनका कहना है कि सरकार ने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रखे हैं और फ्यूचर में गवर्नमेंट और भी ज्यादा स्टेप यहाँ पे लेने वाली है। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिमिट बता रखी है 6%। तो बेसिकली इंडिया की जो इन्फ्लेशन की अपर टॉलरेंस लेवल है वो है 6%। अपर तो टॉलरेंस आप समझते हो ना, मैं मतलब जहां तक इन्फ्लेशन को बर्दाश्त किया जा सकता है वो अपर टॉलरेंस लिमिट होती है, और ये है हमारी 6%। जो सबसे मिनिमम टॉलरेंस लिमिट है वो है 2%। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई। कुछ लोगों को लगता है कि महंगाई कम होना अच्छी बात होती है, नहीं। अगर महंगाई 2% से नीचे होती है वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है। और जब इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली आपके प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन एक हेल्दी रेंज में होना इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है, समझ रहे हो। और वैसे आप समझ के देखो यार, किसी चीज के प्राइस अगर बहुत कम हो गए तो इससे तो प्रोड्यूसर को तो नुकसान हो जाएगा। अगर गेहूं के, आटे के और जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम इतने कम हो जाएंगे तो किसान बेचारे खाएंगे क्या? उनकी तो इनकम का साधन वही है ना यार। तो इन्फ्लेशन एक हेल्दी लिमिट में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोगों ने ठीक ठाक से स्टेप लिए हैं, आगे हम और भी लेंगे। और इन्होंने कुछ इंडिकेशन कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई देखो, स्टैगफ्लेशन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया में स्टैगफ्लेशन नहीं आने वाला है। अब ये क्या बीमारी है भाई स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है स्टैग्नेशन और एक होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब किसी चीज की ग्रोथ रुक जाती है, उसे स्टैग्नेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई होता है। मतलब इन्फ्लेशन भी, प्राइसेस भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी। अमेरिका में 1970s में सबसे पहली बार स्टैगफ्लेशन देखा गया था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो माहौल बढ़िया बन रहा है। और उन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया, मनरेगा का एग्जांपल दिया। धीरे धीरे मनरेगा में डिमांड कम हो रही है, और जब मनरेगा में डिमांड कम होती है इस बात का ये इंडिकेशन होता है कि लोगों को कहीं और काम मिल रहा है, कहीं और उनको जॉब्स मिल रही हैं, इसीलिए लोग मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं। कोविड में हम लोगों ने चीज देखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग अर्बन सिटीज से अपने गांव में वापस चले गए थे, तो उन्होंने गांव में जाके मनरेगा की डिमांड किया था उन्होंने, क्योंकि गांव में शहरों में जॉब्स नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जब से ओपन अप होनी शुरू हुई है, थोड़ी डिमांड पिकअप हुई है और इकोनॉमी ने ग्रोथ थोड़ा करना शुरू किया है, तो लोगों ने मनरेगा की डिमांड को कम करना शुरू किया है। रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स कम हुई है,
लेकिन मैडम का ये कहना है कि भाई अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया अभी भी जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, घिसा पिटा सा टॉपिक है, पहले 50 बार इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट यस, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमेशा टॉपिक्स में, वो होती है ये टर्म्स, जो टर्म्स बार बार यूज की जाती हैं। जैसे यहाँ पे स्टैगफ्लेशन एक टर्म यूज की गई है ना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा मनरेगा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, तो ये कुछ कुछ टर्म्स आपको जो है देखने को मिलती है अपनी इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स में, जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, आपके जो नोट्स हैं प्रॉपर इकोनॉमी के, उनके अंदर इन टर्म्स को अच्छे से यूज करें और पढ़ें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो कम से कम एक छोटी सी नोटबुक लगा सकते हो इकोनॉमी की, जिसमें इस तरह की टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह आप आराम से लिख सकते हो, ताकि आर्टिकल्स पढ़ने में मजा आए, समझ में भी आएगा। ठीक है, अदरवाइज इकोनॉमिक आर्टिकल तो मोस्टली बच्चों को बोरिंग लगते हैं। वो इसलिए बोरिंग लगते हैं क्योंकि हमारा बेसिक कंटेंट क्लियर नहीं होता है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। चलिए, मुंबई टू एक्सपीरियंस पुअर टू वेरी पुअर AQI इन कमिंग ईयर्स। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये वो इंडेक्स है भाई जो कुछ गैसेस के लेवल को मेजर करता है हमारी एयर के अंदर। ठीक है, इट डिस्प्लेज द चेंजेस इन एयर पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। आपके मोबाइल में जो आपकी वेदर ऐप है उसके अंदर भी AQI इंडेक्स होता है। आप जिस एरिया में रहते हो वहां की एयर क्वालिटी आपको बता देता है। आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड की जाती हैं। आपको इसका रट्टा मार लेना है। ठीक है, दीज आर 8 मेजर पोल्यूटेंट्स। ग्राउंड लेवल ओजोन। ओजोन इज वेरी बैड जब वो ग्राउंड पे होती है। ओजोन की हमें रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जहां पे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है। ग्राउंड पे अगर आपने ओजोन को ज्यादा कंज्यूम कर लिया ना, इनहेल अगर आपने कर लिया, तो भाई काफी प्रॉब्लम हो सकती है। PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये 8 पोल्यूटेंट्स हैं जो यहाँ पे मेजर किए जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई मुंबई में, खैर मुंबई में अभी भी पुअर क्वालिटी होती है एयर की, ऐसी बात नहीं है। खासकर विंटर के महीने में क्वालिटी जो है वो काफी पुअर चली जाती है। तो इनका ये कहना है कि आने वाले समय में ये विंटर में ही नहीं बल्कि समर में भी हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और इंडिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि क्या भाई ये सब कुछ इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है पुअर क्वालिटी मुंबई में? इनका कभी ऐसा भी नहीं है। अगर इंडस्ट्री की वजह से होता तो ज्यादातर PM2.5 पोल्यूशन होता है, लेकिन मुंबई में PM10, मतलब जो बड़े वाले सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ कहा है। और ये पूरी रिपोर्ट किसने दी है? सफर। सफर क्या है? सफर एक नेशनल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लिया गया है। आप कभी दिल्ली जाएं, मुंबई में जाएं या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहां पे ना बड़े बड़े ऐसे डिस्प्ले लगे होते हैं, आपने कभी देखा भी होगा। उसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग होती है कि ग्रीन कलर का मतलब होता है कि भाई हवा बहुत साफ है, रेड कलर का मतलब होता है कि पुअर क्वालिटी है, पर्पल कलर का मतलब होता है कि सीवियर पुअर क्वालिटी है। वो देखा होगा आप सभी ने डिस्प्ले, दिल्ली वगैरह में, मुंबई में, बड़े बड़े सिटीज में रहता है। वो एक्चुअली सफर होता है। ठीक है, सफर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये लिया गया था इनिशिएटिव, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए लिया गया था। इसमें एयर क्वालिटी जो है मेजर की जाती है, ताकि लोग उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सिटी में कितना पोल्यूशन है। क्या क्या मॉनिटर करता है ये? खाली पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर नहीं करता, बल्कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, यूवी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सबको करता है। और सफर के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कवर किए जाते हैं, इसके ऊपर भी आपने रट्टा मार लेना है। याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ रट्टा मारो। PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन और मरकरी। देखिए इसके अंदर कुछ अलग है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट भी करना है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ AQI बट अ पार्ट ऑफ सफर इनिशिएटिव। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी है, जिसका जो पुणे में है, उसने जो है इसको बनाया था। ठीक है, एंड इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। थोड़ा ही आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, थोड़ा सा इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। क्या है भाई, एक बार मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि इंडिया और चाइना में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो पड़ोसी हैं। अगर इंडिया चाइना पड़ोसी नहीं होते तो वो बेस्ट फ्रेंड्स होते। भाई इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, तो कोई ना कुछ ठीक ही बोल रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो और हमारी जर्नी में अगर देखें इंडिया चाइना की, लगभग लगभग एकदम एक टाइम पे ही शुरुआत हुई थी,
1947 में इंडिया को आजादी मिली। 1949 में चाइना में जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत गई। तो चाइना तो अपनी इंडिपेंडेंस 1949 से ही सेलिब्रेट करता है। तो शुरुआत लगभग लगभग एक ही तरीके से हुई। इंडिया में जो है नेहरू जी थे, उनका विजन बहुत बड़ा था, इंटरनेशनल लीडर थे। तो उन्होंने अपनी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने अपनाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, उसका पार्ट बने। ठीक है, वो सब यहाँ पे हुआ। चाइना के अंदर जो है 1949 के बाद जो है चीजें थोड़ी सी चेंज हुई। वहां पे अथॉरिटेरियन रूल आया, माओ का रूल आया। फिर माओ ने चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। चाइना ये चाहता था कि वो इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए उन्होंने वहां पे कुछ ऐसे स्टेप लिए कि फूड प्रोडक्शन कम हो गया। चाइना में फूड प्रोडक्शन कम हुआ तो मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई। और इस सब जो कारनामा किया वहां पे मिस्टर माओ ने किया। कहा जाता है कि 5 से लेके 50 से लेके 60 मिलियन लोग, मतलब 5 से 6 करोड़ लोग चाइना में उस समय मरे थे। और 1962 में फिर इंडिया के साथ वॉर भी हुआ, वो भी उसके बाद हुआ, क्योंकि चाइना उससे पहले भी लड़ ही रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के साथ लड़ा। जापान ने काफी बड़े हिस्से पे कब्जा किया हुआ था। चाइना के मंचूरियन वगैरह में काफी एट्रोसिटीज की जापान ने वहां पे। तो लड़ता ही रहा है जापान उसके बारे में। फिर जो वहां पे सिविल वॉर भी हो रहा है, कल्चरल रेवोल्यूशन भी हुआ 1970s में। चाइना ने कहा कि भैया ये जो दूसरी देशों का इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे कल्चर के ऊपर, इसको मैं पूरा रिमूव करूंगा। वो सब चीजें हो रही थी। उसी टाइम पे इंडिया में डेमोक्रेसी फल फूल रही थी, राइट। हमारे यहाँ पे हालांकि इमरजेंसी के 1.5 साल जो रहे हैं वो थोड़े खराब रहे, बट स्टिल वो सब हो रहा था। फिर चाइना ने 1970s में ही वो वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। इंडिया ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि फाइनली इंडिया जो है दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला। चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। पिछले 2000 साल में पहली बार ऐसा होगा कि चाइना पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को सरपास करने वाला है। क्या भाई, क्या अच्छी बात है ये। मे बी, मे नॉट बी। अगर हम अपने पॉपुलेशन को एजुकेट करेंगे, उनको स्किल देंगे, उनको बेसिक सुविधाएं देंगे, तो इट इज अ गुड थिंग। हाई पॉपुलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। तो फिर वो बर्डन ही हो जाता है। ठीक है, तो चाइना के अंदर जो बहुत चीजें चल रही थी, फिर चाइना ने जो है अपनी 1970s में अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन को इनवाइट उन्होंने किया। ठीक है, वो सब चीजें डेफिनेटली वहां पे हुई। और इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही थी, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इंडिया में चल रहा था। चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता, वहां पे मेजरली जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही होता है। अब वो सारा नतीजा ये निकल रहा है आज के समय में कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। $9,000 उसकी पर कैपिटा इनकम है, जबकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है ओनली $2,000 ही है। तो हम तो लगभग लगभग यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज में ही आते हैं। तो जो कहानी मैंने आपको बताई वो थोड़ा एक्चुअली यहाँ पे भी लिखी हुई है। 1970s में चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन की, लेकिन उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था 78 79 में, उसका तरीका थोड़ा अलग था। चाइना का इकोनॉमी का करैक्टर थोड़ा अलग है। मतलब वहां पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया बिजनेस करने के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे जैसे अमेरिका, यूएसए वगैरह में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंडर में ग्रो कर रहे थे। और चाइना ने लगातार 20-25 सालों तक 10% का ग्रोथ रेट हासिल किया। ये दुनिया के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी कंट्री ने 20-25 सालों तक लगातार जीडीपी ग्रोथ 10% अचीव किया हो। और इसी वजह से चाइना बहुत कम समय में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। पीपीपी टर्म में तो नंबर 1 है, बट यस ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया ने ये शुरुआत कब की कि थोड़ा सा लेट किया। हम लोगों ने 1990s में, 1991 1992 में, जब हमारे यहाँ पे 1990s में करप्ट बैलेंस पैलेस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, आईएमएफ से हम लोगों ने पैसा मांगा, उन्होंने हमारे पास ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस रखी। उस समय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तब हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी शुरू किया। और तब से लेके इंडिया में इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है भाई। हालांकि इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम चाइना में भी है, बट इंडिया में भी बढ़ रही है ऑफ कोर्स, है ना। तो ये नेगेटिव साइड है बेसिकली। और बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स हमारे यहाँ पे आए, क्रिएट हुए, और आज भी हो रहे हैं ऑफ कोर्स। तो ग्रो तो हम लोग भी कर रहे हैं, ग्रो वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका ग्रो करने का अलग है, हमारा तरीका ग्रो करने का अलग है। तो चाइना और इंडिया के बीच में एक्चुअली ये राइवलरी भी चलती है कि भैया एशिया के अंदर कौन जो है वो सुपर पावर होगा, साउथ एशिया में खासकर। ठीक है, एशिया में तो जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, बट एनीवेज। लेकिन हमारे कुछ कॉमन ग्राउंड भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे इंडिया और चाइना काफी अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चाइना से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चैलेंज है।
देखिए चाइना से हम सीख सकते हैं कि भाई चाइना एजुकेशन पे बहुत खर्चा करता है। 2 से 3%, 2.5 से 3% का अपना जीडीपी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे खर्चा करता है, जिसकी वजह से बहुत एजुकेटेड पॉपुलेशन है, स्किल्ड लोग हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है, बहुत ज्यादा इनोवेशन भी करते हैं, राइट। तो ये इंडिया को भी सीखना चाहिए चाइना से। हम लोग एजुकेशन पे उतना खर्चा नहीं करते आर एंड डी पे जितना वहां करते हैं। उसके अलावा ओपन सोसाइटीज लीड टू बेटरमेंट। चाइना की सोसाइटी थोड़ी अभी भी क्लोज है। अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में चाइना में क्या हो रहा है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी जैसे अलीबाबा, टेंसेंट वगैरह, उनके ऊपर लगातार क्रैकडाउन किया जा रहा है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक अच्छी बात नहीं। अब तक चाइना ने उनको ग्रो करने दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रो किया उनके पर कतर दिए। तो ये उसकी वजह से दुनिया में नेगेटिव मैसेज गया है। तो इंडिया ये भी सीख सकता है चाइना से कि आप अपने प्राइवेट सेक्टर को ओपन करके रखिए, उनको ग्रो करने का मौका दीजिए, है ना, उनके ऊपर फालतू के रेगुलेशंस मत लगाइए। एक पॉजिटिव साइन नहीं जाता है दुनिया में ये। तो चैलेंज वही है भाई आने वाले समय में कि रशिया चाइना की क्लोजनेस बढ़ रही है, ठीक है, वो तो इंडिया के लिए ऑफ कोर्स एक चैलेंज है। उसके अलावा हम लोगों को क्या यूएसए के पूरी तरह से अलाई बन जाना चाहिए? नहीं, वो भी ठीक नहीं है हमारे लिए। क्या रशिया को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इंडिया को थोड़ा सा यहाँ भी चैलेंज है बेसिकली, इंडिया का, यूएसए वर्सेज रशिया, क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। उसके अलावा कोड हो गया भाई, कोड का चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है वो तो चल ही रही है, राइट। इंडियन ओशन के अंदर चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है ही। उसके अलावा इंडो पैसिफिक हो गया, हमारे जो बॉर्डर क्लैशेज हो गए, वो सब इस समय चैलेंजेस हैं जो इंडिया को यहाँ पे टैकल करने हैं। बट अल्टीमेटली बात एक ही है, जब आपके जेब में पैसा होता है ना, तो आप सारे चैलेंजेस को टैकल कर सकते हो। भैया खाली पेट खाली जेब आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। आप ज्ञान दे सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ को फोकस करने की बहुत जरूरत है। इंडिया की भी जीडीपी ग्रोथ अगर अगले 15 सालों तक अगर 8 से 10% रहती है, तो विदाउट एनी डाउट हम लोग वैसे ही सुपर पावर बन जाएंगे। बट इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी भी बहुत रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, जो कि उस स्पीड से नहीं हो रहे हैं जितनी स्पीड से होने चाहिए। वाई आर इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट अ कॉज ऑफ कंसर्न? देखिए भाई, इंडिया का तो एक्सपोर्ट वैसे भी स्लो हो रहा है। इंपोर्ट हमारे इंक्रीज हुए अक्टूबर के महीने में, एक्सपोर्ट हमारे डिक्रीज हुए। क्यों हुए, क्या रीजन है? देखिए खासकर दो सेक्टर में इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एक सेक्टर दिया है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, दूसरा दिया है इन्होंने स्टील, आयरन और हैवी इंडस्ट्री वाले सेक्टर में। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल। डेवलप्ड नेशन यूरोपियन यूनियन, यूएसए वगैरह में भाई स्लो डाउन चल रहा है, हाई इन्फ्लेशन चल रही है, उसकी वजह से डिमांड उनकी कम हो गई। चाइना में बहुत सारे लॉकडाउन लगे कोविड की वजह से, अभी भी लग रहे हैं, तो चाइना में भी डिमांड कम होगी इंडियन प्रोडक्ट्स की। तो ये सारे रीजन की वजह से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड हो गई कम। स्टील का क्या हुआ? देखिए एक तो इन्होंने कहा कि दिवाली के महीने में, दिवाली आया, होली आता है, वो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं एकदम इंडिया में, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो छुट्टी ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हाँ हो सकता है, ठीक है, लिखा है तो लिख ले, हम भी लोग लिख लेते हैं। दूसरा, हम लोगों ने, इंडिया की सरकार ने कुछ समय पहले जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्यों लगाई थी? ताकि इंडिया के अंदर स्टील की अवेलेबिलिटी हो सके, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई इंडिया में मेंटेन हो सके। तो वो इंडिया ने किया था, उसकी वजह से भी स्टील प्रोडक्ट्स की जो है एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पे कम हो गया था। लेकिन अभी इकोनॉमी के अंदर कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अब ये आंकड़े कितने सही हैं नहीं है वो एक अलग बात है, बहुत सारे लोग इनको अपोज भी करते हैं। बट सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि भाई देखो, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है। अगर इंटरनेशनल डिमांड कम होती भी है, मान लो यूरोप में, अमेरिका में, तो इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से उसको प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और ये किस चीज का साइन है? कि ग्रोथ हो रही है। खरीफ क्रॉप अच्छी खासी पैदावार हुई इस बार, उम्मीद से अच्छा काम किया खरीफ क्रॉप ने, तो ये भी एक अच्छा साइन है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है ना। ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ी है, तो ट्रैक्टर्स की जब सेल बढ़ती है तो ये इसका इंडिकेशन होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है। तो कुछ कुछ पॉजिटिव साइन तो है ऑफ कोर्स। मनरेगा की डिमांड कम हो रही है, ये डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, ठीक है, मनरेगा की डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। उसके अलावा प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, मतलब बैंक्स जो है ना वो भर भर के इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे हैं।
और जब इंडस्ट्री को लोन जाता है तो हमारा सेक्टर एक्सपेंड करता है। सेक्टर एक्सपेंड करता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वेजेस इंक्रीज होते हैं और आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल होता है। तो दिस इज हाउ दिस वर्क। ठीक है, चलिए, हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। बेसिकली ये ब्रिटेन का एक केस है और ब्रिटेन में एक लड़की है भाई, टीनेजर ही है, 16-17 साल की है। ठीक है, और उनका नाम है अलीसिया। अलीसिया को एक, उनको जो है कैंसर था, ब्लड कैंसर जो है, ल्यूकीमिया जिसको बोलते हैं, 4th स्टेज में थी। तो इन्होंने जो कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है, यूजुअली जो रेडिएशन थेरेपी ली जा रही है, वो ये थेरेपी ले रही थी, लेकिन उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में चली गई तो भाई डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और सिर्फ अकेली नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए 10-12 लोग और भी थे जो इसी स्टेज से गुजर रहे थे। और ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है वो मेडिसिन टेस्ट उनके ऊपर किया गया ट्रायल के बेसिस पे, क्योंकि देखो वैसे भी आखिरी समय तो आ ही गया है, तो कुछ चांस लेके देख लेते हैं, एक साइंटिफिक रिसर्च भी हो जाएगा। तो उन्होंने ये किया। ठीक है जी, कहाँ पे किया गया? लंदन के ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में इसको किया गया। जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया अलीसिया को ट्रीट करने के लिए, उसे कहा जाता है बेस एडिटिंग। आप इसे जीन एडिटिंग भी कह सकते हो, बेस एडिटिंग भी कह सकते हो। अगर आपने कभी इंसान के जीन्स को देखा है, मतलब वैसे तो नहीं देखा होगा बट पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, तो इस तरह से काम करते हैं ना, ये थोड़े लेडर स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। ठीक है, पूरा लेडर इस तरह से बना होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स के द्वारा सेटअप की जाती है, जैसे एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन, थायमाइन। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो आप जाके बेसिक एनसीईआरटी प्लीज पढ़ लीजिए। ठीक है, वहां पे ये थोड़ा एक्सप्लेन इसको किया गया है, बट बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ें, इतना ही हमारे लिए काफी होता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थायमाइन, इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। और हमारे डीएनए से ही हमारा सब कुछ बनता है। डीएनए हमारा बिल्कुल बेसिक ब्लॉक होता है हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर डीएनए पाए जाते हैं। अगर डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बायोलॉजी के अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं। तो हुआ ये था, देख कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली हमारे सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है। तो अलीशिया की बॉडी के अंदर जो टी सेल्स थे, टी सेल्स क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टी सेल्स वो जो आउटसाइड पैथोजेंस होते हैं, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई और बाहर से अटैक करता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। टी सेल्स हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कोविड वाला वायरस अटैक करता है तो टी सेल्स यहाँ पे भी काम करते हैं। बट कभी कभी टी सेल्स हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट में काम करने लगते हैं। अनहेल्दी सेल्स के साथ साथ वो हमारे हेल्दी सेल्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। यही हो रहा था लीजिया के केस में। तो डॉक्टर ने जब ये सब देखा कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, बेस एडिटिंग। और उस बेस एडिटिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी में यानी कि जो नाम है उस पर्टिकुलर, वो है क्रिस्पर कैस9। यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, क्रिस्पर कैस9। तो ये जीन एडिटिंग या बेस एडिटिंग के लिए यूज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब आपको मैं बिल्कुल क्रू टर्म में बता देता हूँ कि जैसे भाई ये हमारा जो है डीएनए है, ठीक है, आप ये जो देख रहे हो, जैसे ये हमारा डीएनए है, एडी टीसी, ठीक है, वो सब करके है। अब मान लो इस पर्टिकुलर डीएनए में, प्रोटीन में कुछ कमियां हैं और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। तो कैस्पर 9 टेक्नोलॉजी का हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स का यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करने के लिए। मतलब इसको हमारे डीएनए से कट कर देते हैं, एज लाइक अ सीजर, इट्स लाइक अ सीजर। ठीक है, और ये एंजाइम्स होते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजर नहीं होता है। एक बार जब हिस्से को आप काट देते हो, जो इम्पैक्ट जो हमें कैंसर होता है जिसकी वजह से, उसके बाद इसमें जो डोनर डीएनए होता है, जो हेल्दी डीएनए होता है आउटसाइड से, उसको यहाँ पे जाके जोड़ देते हो और ये हमारा हेल्दी डीएनए तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैस्पर 9। ठीक है, ये काम किया गया अलीजिया वाले केस में, जो मैंने आपको भी बताया है। अब क्या वो रिकवर हुई? क्या ये वो रिकवर नहीं हुई? हालांकि इस बात को थोड़ा समय हो गया, 1.5 साल हो गया है। बीच बीच में कभी कभी रिकवरी के साइन नजर आते हैं, बीच बीच में हालत फिर से कभी कभी खराब हो जाती है। बट एक बात तो है
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो Cas9 वाली, ये भी बहुत इनिशियल स्टेज में है। आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और फ्यूचर में कैंसर के लिए हम लोग इस ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पूरा यहाँ पे आर्गुमेंट निकल के आता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, थोड़ा आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सोट फॉर द केरलाज लेजेंडरी बेपोर उरू। ठीक है, ये बेपोर उरू क्या है? उरू दो भी इसको बोल सकते हैं। ये बेसिकली एक बोट मेकिंग टेक्नोलॉजी है। ये आप जो बोट देख रहे हो ना, दिखने में आपको कोई आम बोट लग रही होगी, बट एक्चुअली में आम बोट नहीं है, बहुत खास है। कैसे? ये पूरी की पूरी बोट हाथ से बनाई गई है। इसमें कोई मशीनों का यूज नहीं किया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट्स में भी गिना जाता है, मतलब जो हैंड से बनाई जाती हैं। पूरा लकड़ी का काम होता है इसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैसेंजर के लिए यूज नहीं होती है, ये फ्रीट यानी कि सामान ढोने के लिए यूज होती है। और केरला में ये टेक्नोलॉजी लगभग पिछले 1500 सालों से है और इस समय काजीकोड जो केरला के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो इसके लिए डिमांड की गई है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की केरला गवर्नमेंट के द्वारा, और मोस्ट प्रोबेबली ये मिल भी जाएगा क्योंकि दुनिया में इस तरह की चीज लगभग कहीं और शायद नहीं हो रही है। इंडिया में तो नहीं हो रही है कम से कम, तो इंडिया में तो जीआई टैग दे ही सकते हैं। और ये जो पूरा टेक्नोलॉजी वगैरह सब आया था बोट मेकिंग का, एक्चुअली वो अरब कंट्री से आया था क्योंकि अरब ट्रेडर्स इंडिया में आया करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ हमारा ट्रेड हुआ करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहां से ये टेक्नोलॉजी आई। और अरेबिक में ही एक्चुअली इसको धो कहा जाता है, धो। फिर बाद में हम इसको दो बोलने लगे, उर्दू दो बोलते हैं फिलहाल फिलहाल इसको। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट में, काजीकोड़े में ये सब यहाँ पे होता है। इट्स ए कम्प्लीटली टीम वर्क। वो सब आपकी लकड़ी का बना होता है पूरी तरह से। जो मैंने आपको बेसिकली बातें बताई हैं वो सभी यही हैं। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से हमारे लिए कुछ एमसीक्यूज हैं, आप आराम से देख सकते हो। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं लेकिन दोबारा से पूछ रहा हूँ क्योंकि पहले आपने आंसर नहीं दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप दोगे। कम से कम आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट के 2-3 जीआई टैग मुझे बताइए, क्योंकि आई नो कि आप अपने स्टेट पीसीएसबी एग्जाम देते ही होंगे, तो इस तरह के सवाल वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एक तो आप उसके मुझे कुछ जीआई टैग बताइए इंटरेस्टिंग वाले। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है जी, चलो। तो एस्पिरेंट्स, अपना जो लास्ट टॉपिक आता है वो है बेसिकली आज का एडिटोरियल, जो सेंसस के बारे में बात करता है। सेंसस एज अ मिरर ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। देखिए सेंसस क्या करता है भाई, ये पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, जब पॉपुलेशन की गिनती की जाती है, तो जब पॉपुलेशन की गिनती की जाती है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं। पॉपुलेशन गिनती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नंबर बताना, नहीं, उसके अंदर हमारा सेक्स रेशियो क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। ठीक है, बहुत सवाल होते हैं सेंसस के अंदर। तो इंडिया में जो सेंसस की शुरुआत हुई थी ऑफिशियल रूप में, वो कब हुई थी? ब्रिटिश टाइम में उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जब से मतलब 1871 से उसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेके अभी तक इंडिया में ऑलमोस्ट रेगुलरली सेंसस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इन सेंसस को ध्यान से पढ़ें, ऑब्जर्व करें और उनमें से कंक्लूजन निकालें, तो हम अपनी पॉपुलेशन का ट्रेंड वहां पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन पार की नजर चाहिए, आपके जैसे मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, जो एक्सपर्ट होते हैं वही कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो एक्सपर्ट का नाम लिया गया है। ठीक है, एक है डिलन सुलिवन और दूसरे हैं जेसन हीकल, और ये दोनों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, इन्होंने 1880 से लेके 1920 तक यानी कि 40 सालों के इंडिया के सेंसस को स्टडी किया बहुत गौर से, बहुत सालों तक, और ये इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ब्रिटिश पॉलिसी के तहत उस समय में इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोगों की डेथ हुई, फैमिन्स वगैरह की वजह से, डिसीज की वजह से। और ये सारे का सारा हुआ ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से। अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो ये डेथ वगैरह नहीं होती, ये उन्होंने यहाँ पे कहा। कैसे कहा, उसके पीछे स्टडी का मतलब मेन मैकेनिज्म क्या है? स्टडी का मैकेनिज्म है, एक तो किसी भी कंट्री में नॉर्मल डेथ होती हैं जो हर साल यूजली होती हैं। ठीक है, और एक एबनॉर्मल डेथ होती हैं। मतलब सोच के देखिए कि 2020 में सॉरी 2019 में इंडिया में कुछ नॉर्मल डेथ हुई होंगी, तो लोग नेचुरली हर बीमारी से मरते ही हैं। मान लो इंडिया में 2019 में 100 करोड़ मतलब 10 करोड़ लोग मरे, 2020 में अचानक से ये 120 करोड़ हो गए, जबकि उससे पहले जो है 10 करोड़ ही मर रहे थे,
मतलब 9.5 10 करोड़ के आसपास मर रहे थे। अचानक से 20 करोड़ लोग एक्स्ट्रा कैसे मर गए? इसके पीछे क्या रीजन है? कोविड रीजन है। तो इस तरह से मेजर किया जाता है कि जब अचानक से मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट अगर आपकी इंक्रीज होती है तो वो नेचुरली तो नहीं होती है एकदम से, कुछ ना कुछ बाहर वाले फैक्टर रहे होंगे, ह्यूमन फैक्टर रहे होंगे। तीनों ने बेसिकली वही कहा कि इसके अंदर जो है ब्रिटिशर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। और ये डेथ इतनी ज्यादा है, इतिहास में इतनी डेथ कभी भी किसी कंट्री में ह्यूमन पॉलिसी से तो नहीं हुई है। अब चाइना का एग्जांपल दे लो, सोवियत यूनियन का एग्जांपल दे लो, नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया, इथोपिया, वहां पे भी डेथ हुई है पॉलिसीज की वजह से। जैसे स्टालिन जो रशिया के अंदर थे, स्टालिन ने भाई वहां पे इतने सारे लोगों को मर गए उसकी वजह से। माओ चाइना में फैमिन वगैरह आया, बट 100 मिलियन लोग ये तो वहां पे भी नहीं मरे। तो ब्रिटिश पॉलिसी बहुत ही खराब थी, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ कुछ और बातें कही कि भाई कॉलोनियल पीरियड में जो है हमारी जो है नेशनल इनकम बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी, ठीक है। और उसकी वजह से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत डाउन चला गया, डिसीज हुए, फैमिन हुए, वो कुछ कुछ बातें उन्होंने बार बार यहाँ पे रिपीट करी हैं। हालांकि हमारे पास जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ का जो डेटा है वो पूरी तरह से हमारे पास है नहीं उस समय का, लेकिन कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे निकाली है। देखिए कुछ एग्जांपल दिया है। 1881 में और 1921 में हमारा जो मोर्टेलिटी रेट था वो एक्चुअली 20% इंक्रीज हुआ था, मतलब डेथ रेट। भाई ऐसे कैसे हो गया? आपकी डेथ रेट तो डिक्रीज होनी चाहिए थी ना, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रही है 20%। तो ये कोई नेचुरल कॉज तो नहीं हो सकते। ये ब्रिटिश पॉलिसी का नतीजा है, ठीक है। बट लास्ट जो फैमिन इंडिया में आया था, देखिए लास्ट जो हमारे पास 1931 का डेटा है, उसके बाद फिर हम आजादी के बाद से जो है वो सब करने लगे, ठीक है। बंगाल में जो है वो लास्ट फैमिन आया था 1943 में। इससे पहले भी बहुत सारे फैमिन इंडिया में आए हैं, ऑफ कोर्स लाखों करोड़ों लोग मरे हैं जैसा कि उन्होंने बताया है। 1931 में 43 में लास्ट। अब देखिए 1943 का तो इन्होंने इसके अंदर स्टडी के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, ऑफ कोर्स। तो ये तो स्टडी क्योंकि 1920 तक ही है। अगर ये स्टडी थोड़ा और करते, 20-30 साल और एक्स्ट्रा करते, तो 1943 वाले फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते थे, जिसमें कई करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी बंगाल के अंदर, खाली बंगाल में, देश तो छोड़ दीजिए आप। ये ब्रिटिश पॉलिसी का नतीजा है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये ब्रिटिशर्स का काम नहीं है, ये तो नेचुरली हो रहा है, उनसे एक सवाल है। उनसे सवाल ये है कि आजादी के बाद इंडिया में अभी तक एक भी फैमिन नहीं आया है। तो ये कहने वाले लोग कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, वो तो नेचुरली हो रहा था, तो भाई 1947 के बाद नेचर कहाँ चला गया? नेचर तो फिर भी यही था ना, क्यों नहीं फैमिन आया? फैमिन तो छोड़िए, 1947 के बाद इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार इंक्रीज हुई है। ये किसका कारण हुआ? ये इसका मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो आतंक मचाया उसकी वजह से ही इतनी लोगों की डेथ हुई। हमारी पूरी इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, फूड सिक्योरिटी की जो है वाट लगा दी उन्होंने, किसानों को कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए मजबूर किया गया फूड क्रॉप्स की जगह। इन सारी की सारी चीजों की वजह से डेथ रेट लगातार इंक्रीज हुआ। दादा भाई नेहरू जी ने ये बहुत पहले ही बात बोल दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली, उसको भी इन्होंने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि भैया जो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होता है कि दो धारी तलवार। दो धारी तलवार कैसे है? देखिए 1947 में हमारी के बाद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब इट्स अ गुड साइन, राइट, इट्स अ गुड थिंग। बट फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी भी काफी चिंता का विषय है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब रेशो ऑफ फीमेल टू मेल इंडिया में 1947 के बाद लगातार घट रही है। मतलब 1950 से पहले इंडिया में सेक्स रेशियो वाज बेटर, 1950 के बाद सेक्स रेशियो लगातार डिक्लाइन हुआ है। मतलब वीमेन की हालत इंडिया में कम हुई है, मेल्स की हालत इंप्रूव हुई है। तो जो हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, एक्चुअली वो मेल्स की इंप्रूव हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, फीमेल की कम हुई है। तो ये तो खराब चीज है ना भाई। 2011 के जो लास्ट हमारा सेंसस था उसमें ये देखा गया है
के सेक्स रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट 1950 के कंपैरिजन में अभी भी वो कम है। तो ये चीजें थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। थोड़ा वीमेन एम्पावरमेंट करिए, ठीक है, वो सब चीजें करके। तो ये इन्होंने बेसिकली पूरी बात यहाँ पे कही है, और यही पूरे आर्टिकल का नतीजा है। और जो बालकृष्णन जी लगातार द हिंदू के लिए एडिटोरियल्स वगैरह लिखते रहते हैं, और ये अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत के अंदर है उसमें पढ़ाते भी हैं। तो इनकी कुछ पर्सनल विचार हैं, और यहाँ से 2-3 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं अपने एग्जाम के लिए तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ऑफ कोर्स इन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात की है, और इनकी खुद की स्टडी तो नहीं है ये, जिन्होंने किसी और को स्टडी किया है और उन्होंने इनको कोट किया है। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा इसको देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।